नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अभी मेनली लिक्विड्स और सॉलिड्स। सॉलिड्स तो फॉर्मूला बेस्ड है, लिक्विड्स के कंसेप्ट करते हैं पहले। लिक्विड्स में फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी विल डू द स्टैटिक्स पार्ट। फ्लूइड्स दो टर्म सबसे पहले यूज होंगी, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट को हमने डिफाइन कैसे किया था? थ्रस्ट इज द नॉर्मल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ सरफेस बाय अ फ्लूइड। कि नॉर्मल फोर्स मतलब जो परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, दैट विल बी थ्रस्ट, एंड नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। सो इसको हम कहते हैं थ्रस्ट इज normal force exerted by fluid on any surface and pressure is normal force per unit area. Pressure को लेते हैं, it's always scalar because it has no direction of as it has no direction of its own. कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम जो हमने सबसे पहले लिया था, कि आप इसको दो वे में शो कर सकते हो। अगर प्रेशर एट पॉइंट ए बताना है तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा? अगर मैंने लिक्विड को फिल किया अप टू हाइट h, देन प्रेशर एट दिस पॉइंट What is H rho g? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g। बट अगर मैं P2 माइनस P1 निकालूंगा
That will be H rho G. That means pressure depends on the vertical height of liquid column. Pressure depends on vertical height of liquid column. And not on the shape of container. Means अगर मैं ऐसे लेता हूँ बट अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी शेप भी ले लेता हूँ but liquid is filled up to same height. It will be same. Gauge pressure मतलब gauge pressure जो होता है that is अगर gauge pressure पूछा हो that is difference of pressure at a point and atmospheric pressure. Difference of pressure at a point and atmospheric pressure. So that will be the gauge pressure. अब अगर हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें liquid filled up to certain height. एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम या डिफरेंट और क्यों तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम आएगा डिफरेंट आएगा या जो भी आंसर है उसका रीजन डिफरेंट आएगा सर सबसे क्योंकि ज्यादा हाइट कहाँ डिफरेंट क्या चीज सर डिफरेंट आएगा क्योंकि हाइट डिफरेंट है डिफरेंट आएगा क्योंकि हाइट डिफरेंट अच्छा ऑप्शंस देता हूँ मैं PB PC and PA can't be predicted हमारे को ऐसे एक कंटेनर दिया है A B C and E A B सर मैं C अपना आंसर चेंज करना चाहता हूँ इक्वल आना चाहिए क्यों इक्वल आना चाहिए सर, क्योंकि वाटर कॉलम की हाइट तो सेम ही है
और अगर इक्वल ना होता तो मूव करना था लिक्विड ने, तो फिर तो सेम ये कैसे आ स्टैटिक गया? है यहाँ पे तो लिक्विड। हाइट कम है, हाउ इट कम्स आउट टू बी सेम? प्रेशर तो होता है फोर्स ओवर एरिया, सेम कैसे आएगा? तो प्रेशर लिक्विड में हर डायरेक्शन में सेम ही होता है। क्यों होता है, कैसे आया, मेरे को लॉजिक बताओ ना इसके ऊपर। बिकॉज हमने जो डेरिवेशन की थी एच रो जी की, इफ यू रिमेम्बर, तो एच रो जी की डेरिवेशन ऐसे थी, प्रेशर इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एरिया। वेट था एच ए रो जी अपॉन ए, एक कैंसिल हो गया था, एच रो जी आंसर आ गया था। यहाँ पे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कम है। अगर मैं आपको इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर पूछूंगा ए पॉइंट पे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होगा एच ए रो जी। यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होगा एच रो जी। यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होगा एच सी रो जी। पर मैं लिक्विड का प्रेशर नहीं पूछ रहा, मैं प्रेशर पूछ रहा हूँ। प्रेशर सेम कैसे आया? लिक्विड कॉलम का प्रेशर तो अलग अलग ही होगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं लिक्विड का प्रेशर पूछूंगा वो तो अलग ही होगा। तो ये और प्रेशर कहां से है? सेम क्यों है तीनों जगह पे? अगर मान लेता हूं मैं यहां पे होल करता हूं एक, लिक्विड किस डायरेक्शन से बाहर आएगा? लिक्विड सरफेस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं यहां पे अगर होल करूंगा तो लिक्विड ऐसे बाहर आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब लिक्विड सरफेस पे फोर्स लगा रहा है इधर। तो इसका मतलब ये है कि जो सरफेस है वो लिक्विड पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है Fn। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट एडिशनल प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है ताकि यहाँ पे प्रेशर सेम आ जाए। मतलब वॉल एक फोर्स लगा रही है लिक्विड पे, लिक्विड ने तो प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंगली लगाना है, पर वॉल एक फोर्स लगा रही है लिक्विड पे जिसके कारण नीचे टोटल प्रेशर सेम आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाता, एक में बस ये कंटेनर है, मैंने बेस एरिया सेम लिया और एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर बनाया जिसकी वॉल्स वर्टिकल है ऐसे। बेस एरिया दोनों का सेम लिया। इसमें वेट ऑफ लिक्विड है W1, इसमें W2। अगर बेस एरिया सेम है तो हमें पता है W2 W1 से ज्यादा ही होगा, बिकॉज उसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो उसमें वेट भी ज्यादा है। वेट ज्यादा है पर स्टिल प्रेशर कम्स आउट टू बी सेम, बिकॉज इस केस में जो वॉल लिक्विड पे फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट्स FNB और FNH, ये कंपोनेंट जो है ये वेट का कुछ पार्ट कैंसिल कर देगा और टोटल प्रेशर सेम आ जाएगा। जो इधर प्रेशर होगा वही इधर होगा, ऑल्दो इसमें वेट ऑफ लिक्विड ज्यादा था। सो वॉल्स ऑफ कंटेनर, इधर वॉल्स ऑफ कंटेनर कोई फोर्स नहीं लगा रही, बिकॉज वॉल्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द थ्रस्ट व्हिच एक्ट्स। सो जो प्रेशर बेस पे लग रहा है उसमें वॉल्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज वॉल्स ने फोर्स नॉर्मल लगाई है। इधर वॉल फोर्स ऊपर लगाएगी, तो इधर जो अफेक्टिव वेट हो जाएगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अफेक्टिव वेट इज FNV। इधर अफेक्टिव वेट को बढ़ जाएगा बिकॉज FNV नीचे लग रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन का, तो प्रेशर तीनों केसेस में सेम ही आएगा। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आया था मेडिकल एग्जाम में एक बारी। हमारे पास वाटर बैरोमीटर है, कुछ भी ले लो, मर्करी बैरोमीटर ले लो, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में।
अगर मर्करी है तो दिस हाइट विल बी 76 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा हमने इधर एक होल कर दिया, at a distance x from the top, velocity of a flux is, velocity of a flux क्या होती थी? velocity of a flux, velocity when which after liquid leaves the hole. तो velocity of a flux इस केस में फिर कितनी होगी? मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल वाले आंसर दो। आपने तो कल का रिजल्ट भी देख लिया मेडिकल का, कितने नंबर, कितना रैंक, लास्ट ईयर से कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? सर इसका आंसर 0 आएगा क्यों? सर, क्योंकि दोनों साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे भी क्या? और सेम लग रही है सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उधर से भी लगेगा ना, होल से भी फिर। तो सर क्या होगा? जिसकी वजह से लिक्विड ने ये जिसकी वजह से लिक्विड ऊपर राइज की है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो वो सेम लेवल पे नहीं आ जाएंगी? आंसर ठीक है, कंसेप्ट गलत है। मेडिकल वाले अपनी तैयारी देख लो इस बार, बिकॉज शौर्या का 681 नंबर है, वो 681 पे भी कल रात को रो रहा था, बिकॉज 681 पे भी उसका 500 कुछ रैंक बना है, 568 शायद ऑल इंडिया रैंक, और जनरल कैटेगरी में शायद 3, जनरल कैटेगरी का रैंक तो 300 कुछ है उसका मेरे ख्याल से। बट नेशनल अब इतने मार्क्स पे ना तो मौलाना आज़ाद मिल पा रहा है और ना ही दिल्ली के और कॉलेजेस, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में शायद मिल जाए, तो इसलिए बाकी सबका तो बात ही छोड़ो, मतलब ये तो जलंधर के हाईएस्ट नंबर है और उसका ये हाल हो रहा है, बिकॉज उसके बाद एक के हैं 670, मतलब शौर्या से 11 नंबर कम है और उसका रैंक 600 पीछे हो गया, उसका 1211 रैंक आया। फिर उसके बाद मतलब मैं शौर्य का कितना नंबर है? शौर्या के 681, मतलब जलंधर में एक तो दित्ती लड़की है, वो चंडीगढ़ पढ़ती थी, वो शायद ड्रॉप पर है, 2 साल की ड्रॉप पर है, मेरे को पता नहीं, मतलब शौर्या ने बताया कि शायद वो 2 साल ड्रॉप किया उस लड़की ने, तो उस हाईएस्ट उसके हैं 690, 690 है और उसका रैंक है 291। मेरे पास नहीं पढ़ती थी, मतलब मैं जानता नहीं उसको, बाकी भी जलंधर के बच्चे नहीं जानते, शायद पढ़ी नहीं यहाँ पे, वो शुरू से चंडीगढ़ ही है 10th के बाद, तो उसको जलंधर के इस साल वाले बच्चे वैसे भी नहीं जानते, कहते क्योंकि ड्रॉपर है। तो जो इस साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें शौर्या के हैं 681 और उसका हाँ नंबर इतने ही है, रैंक उसने लिखा था अपना 364 जनरल कैटेगरी में, 553 ऑल इंडिया और 364 वैसे, मतलब 564 और एक के फिर उससे 11 नंबर कम आए हैं जो ड्रॉप, वो भी ड्रॉपर थी, तो उसका रैंक 600 से ज्यादा का डिफरेंस आ गया, 1211। फिर जो और 12th में, मतलब मेरे को नॉलेज कैंपस के बच्चों का नहीं पता, जो धीरेन पढ़ता था, धीरेन के हैं 646 और 646 पे उसका रैंक हो गया 4600, तो उसको तो मतलब नेशनल कॉलेज तो दूर, अब तो वो कह रहा है किसी भी एम्स में मिल जाए, एम्स बठिंडा में मिल जाए, मैं एम्स बठिंडा में ही चला जाऊंगा। उसका मतलब ये है कि मतलब 2 रीजन है, एक तो इस बार पेपर बहुत आसान आया था, हर साल नहीं आता, हर साल नॉर्मली 694 95 या 700 1 2 टॉपर के होते हैं, इस बार टॉपर तो 2 बन गए, 720 फुल मार्क्स हैं 2 बच्चों के, बट अदरवाइज नॉर्मल 680 पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 680 अगर मार्क्स हैं किसी के तो उसका टॉप 100 में रैंक तो होगा, तो टॉप 100 तो कहाँ 553 पे पहुंच गया बेचारा।
और नुकसान उनको हुआ जिन्होंने ज्यादा मेहनत की थी, बिकॉज अबव एवरेज और एक्सेप्शनल बच्चे सेम लेवल पे आ गए क्योंकि पेपर इजी था। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हो या किसी के कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो नंबर आएंगे। और उसके बाद जो नॉर्मल एडमिशंस पंजाब में मिलती थी वो 610 620 पे मिल जाती थी। इस बार वो मुश्किल हो रहा है, जिनके 610 या 615 ऐसे नंबर आ रहे हैं वो थोड़ा सा टफ काम हो गया इस बार एडमिशन मिलना। तो इसलिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मेडिकल वालों को। स्पीड बेसिकली पता नहीं अगले साल, इस साल उन्होंने कोरोना के कारण पेपर इजी बनाए हैं, क्यों बनाया, पर पेपर भी इजी था इस साल काफी। नेक्स्ट अब इसका कंसेप्ट देखो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ प्रेशर कितना है, से इस पॉइंट पे ओ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा ना, बिकॉज इस प्रेशर को ही तो बैलेंस किया था 76 सेंटीमीटर ने। तो यहाँ पे अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, इधर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, नीचे से ऊपर के तो प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? कम कितना कम हो गया? -76 x रो जी, बिकॉज ये डिस्टेंस 76 x होगा ना। तो इसका प्रेशर कितना था? 76 x इंटू रो जी, इतना कम हो गया। अब अंदर प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा, लिक्विड बाहर नहीं आएगा बिकॉज अंदर प्रेशर कम है। So liquid will not come out because pressure inside is less than pressure outside. So वो concept था कि velocity of a flux zero है because pressure inside is less than the pressure outside. अच्छा, similar इस पे जो इस तरह के क्वेश्चन और आते हैं, like you can be asked मेरे पास एक YouTube है, जिसमें दो अलग अलग लिक्विड फिल्ड हैं। यहाँ पे there is a stopcock. If the stopcock C is removed, find the level of liquid in the two limbs. इसकी डेंसिटी दी है 2 रो, इसकी डेंसिटी दी है रो। लॉजिक क्या है? जब मैं इसको खोलूंगा इधर वेट ऑफ लिक्विड ज्यादा है बिकॉज इधर डेंसिटी डबल है, लेंथ सेम है, इधर वेट ऑफ लिक्विड कम है, तो ये लिक्विड नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। हमने बताना है जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों साइड पे लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा। When equilibrium is achieved, find the level of liquid on the two sides. क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। सर लेस डेंस लिक्विड की तरफ होगा 4L/3। लेस डेंस लिक्विड की तरफ होगा 4L/3, बिकॉज हम लेंगे एक साइड से x ऊपर जाएगा, एक साइड से x नीचे जाएगा। तो इधर से अगर हम मान लें x डिस्टेंस ऊपर गया, इधर से x डिस्टेंस नीचे आ गया, दोनों साइड पे प्रेशर सेम होना चाहिए। दैट मींस L प्लस x इंटू रो जी शुड बी इक्वल्स टू, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, रो जी कैंसिल कर देंगे, L प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2L माइनस 2x और 3x इज इक्वल्स टू L, x इज इक्वल्स टू L/3। तो एक साइड पे 4L/3, एक साइड पे 2L/3। अब इसमें एक वेरिएशन वो ये दे सकते हैं कि दे कैन से कि 3 लिक्विड्स हैं,
से एक लिक्विड है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में दूसरा लिक्विड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को निग्लेक्ट कर सकते हो, और इधर ये थर्ड लिक्विड है, ये एल, ये एल, ये डेंसिटी 2 रो, ये 3 रो और ये रो। When this cork is removed, find the displacement of liquid. कितना कितना लिक्विड होगा राइट साइड और लेफ्ट साइड में? तीन अलग अलग लिक्विड्स हैं, इधर लेंथ एल, इधर भी लेंथ एल, इनिशियली रो 2 रो 3 रो, तीन लिक्विड्स हैं, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में डिफरेंट लिक्विड है। अब भी कंसेप्ट तो सेम ही रहना है, हॉरिजॉन्टल का तो कुछ नहीं करना। अगर ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो इधर प्रेशर कितना हो जाएगा, इधर एल तो हो गया लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, बिकॉज अगर ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो इसमें ऐसे बना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज एल रो जी, प्लस एक्स डिस्टेंस तक ये 2 रो फिल हो जाएगा, और इधर कितना रह जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज फाइनली होगा कि इधर लेंथ ऑफ कॉलम l माइनस एक्स रह गया, पर सब पूरे की डेंसिटी 3 रो है, इधर l डिस्टेंस तक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है, और ये जो x डिस्टेंस है ये 2 रो वाला लिक्विड आ गया, तो x इंटू 2 रो इंटू जी। सो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वेट कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। सो ये सेकेंड वेरिएशन होती है जहां पे तीन लिक्विड्स फिल किए होते हैं। थर्ड इज कि अगर हमारे को किसी ट्यूब में लिक्विड फिल किया हो, रिंग शेप्ड, so इसमें लिक्विड फिल्ड था, इधर रो, इधर 2 रो। So when this C is removed, find the angular displacement of the liquid. कंसेप्ट अभी भी सेम रहेगा, जो फाइनल पोजीशन बनेगी, बिकॉज लिक्विड ऐसे मूव करेगा, तो फाइनली वी कैन टेक द पोजीशन लाइक दिस। इस पोजीशन में आ जाएगा लिक्विड, सो जो फाइनल पोजीशन बन रही है देयर इज ऑफ दिस फॉर्म। हमने थीटा निकालना है कितना, यहां तक एक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, दिस इज सेकेंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो, और इस सारे में 2 रो। हाँ जी, कैसे करें इसको सॉल्व? प्रेशर कहां पे इक्वेट करें? इस पॉइंट पे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम कितनी हो गई जिसमें डेंसिटी रो है?
Length of liquid column of density rho. ये रेडियस r, ये r sin थीटा, ये r cos थीटा। ये प्रेशर कितना हो गया यहां से लेके यहां तक? r cos sin theta theta plus plus cos r theta rho sin g. theta into rho g, r cos theta plus r sin theta into rho g। ये कितना डिस्टेंस है? ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये कितना है? r minus r cos theta. और इसमें डेंसिटी है 2 रो, तो इसका प्रेशर कितना? 2 रो इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू जी। तो पहले यहां पे अगर इस साइड से प्रेशर निकालें तो दैट विल बी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा इंटू रो जी प्लस 2 रो इंटू R1 माइनस कॉस थीटा इंटू जी। इधर से प्रेशर कितना लग रहा है? ये डिस्टेंस अगर R है तो H1 कितना? R माइनस आर साइन थीटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। सो बेसिकली प्रेशर इक्वेट करना आना चाहिए आपको, देन दीज न्यूमेरिकल्स आर इजी। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होते हैं या डिफरेंट? सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इन अ लिक्विड प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम और डिफरेंट? Same. मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ऐसे ही पूछ रहा हूं। एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल द प्रेशर ऑलवेज बी सेम इन अ लिक्विड? Yes. वोल्ट्स पे ज्यादा नहीं होगा? नहीं, बस लिक्विड है जो इस शेप में है। इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा डिफरेंट होगा? P1 P2 पे P1 P2 पे प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट? डिफरेंट। क्या आंसर बोला चिराग? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं होता जनरली। कब सेम होता है कब नहीं होता? अगर मैं आपसे बोलूं कंडीशन बताओ सो दैट प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। जब लिक्विड रेस्ट पे है। अच्छा चलो, मैंने आपको दिया कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग, विल प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बी सेम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा तो सेम होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला सेम होगा, एक्सेलरेटिंग वाला डिफरेंट होगा। एक्सेलरेटिंग वाला डिफरेंट होगा। कितने लोग एग्री करते हैं? एक्सेलरेटिंग में प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मस्ट बी डिफरेंट और इट मे बी डिफरेंट। Maybe different. क्यों मस्ट क्यों नहीं? सर क्योंकि अगर लिक्विड का सरफेस ऐसा इंक्लाइंड नहीं है तो फिर तो नहीं। लिक्विड का सरफेस इंक्लाइन कब होता है? एक्सेलरेशन में ही तो होता है, और कब होता है? जैसे लेकिन अगर कंटेनर फुल्ली फिल्ड हो लिक्विड से। अच्छा, फुली फिल्ड कंटेनर में प्रेशर निकालना आता है? नहीं। अगर फुली फिल्ड कंटेनर है प्रेशर निकालना आता है? मैं आपको एक फुली फिल्ड कंटेनर देता हूं।
पहले तो ओपन का कंसेप्ट ही समझ लो, बिकॉज फिर आते हैं फुली फिल्ड पे। हमने 11th में इफ यू रिमेम्बर एक डेरिवेशन की थी, इंक्लिनेशन एंगल निकाला था थीटा। याद है किसी को फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इज इक्वल्स टू A/G। A/G। a by g। कैसे की थी डेरिवेशन, कुछ है आइडिया? चलिए एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम किया था। तो हमने ये एंगल निकाला था, दैट वाज बट इसको लिखने का एक बेटर वे भी आपको बताया था। अगर आप ऐसे याद रखते तो दैट वुड हैव मेड थिंग्स इजियर। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन तो है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, तो थीटा कितना होगा? 0। 0। 0। तो उसमें सेम लेवल पे सेम प्रेशर आ जाएगा। मैं अगर बोलूं ये कंटेनर है मेरे पास एक, ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो मेरे को अगर यहाँ पे प्रेशर बताना है at same horizontal level, it will always be h rho into g plus a, because pseudo force भी downward act करेगी। सिर्फ प्रेशर h rho g की जगह h rho g plus a हो जाएगा, तो एक्सेलरेटिंग में भी आ सकता है। सो आप इसको ऐसे याद रखो कि tan theta is equals to angle which liquid surface makes with horizontal is ax upon ay। तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज आपको जरूरी नहीं है हर बारी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही दियो। मैं आपको दूं से, मेरे पास एक कंटेनर है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है, टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 37 डिग्री। tan थीटा कितना? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10 cos 37, 10 cos 37, 10 into 4/5, so 8। वर्टिकल कंपोनेंट 6, तो tan थीटा कितना? g तो एक्ट कर ही रही है, 0.8। so tan थीटा कितना? tan थीटा would be ax upon ay। ax upon ay will be 0.5। 8 upon 16। 16 होता तो मैं खुद ही लिख देता। एक्सेलरेशन इधर है, सूडो फोर्स तो इधर नहीं जाएगी, सूडो का कंपोनेंट नहीं लेना। इसको क्यों ले रहे हो एक्सेलरेशन को? यहां पे एक्सेलरेशन ऊपर थी तो मैंने g प्लस ए किया था, सूडो तो डाउनवर्ड लगेगी तभी तो g प्लस ए कर रहा हूं। अब बॉडी नीचे एक्सेलरेट करेगी तो सूडो ऊपर लगेगी, सो 10 माइनस एक्स। लॉज ऑफ मोशन के बेसिक कंसेप्ट तो गलत ना करो ना, बिकॉज ये इंक्लिनेशन सूडो फोर्स के कारण ही तो निकाल रहे थे। लिक्विड रोटेट करेगा तो एंगल डिफरेंस इन हाइट बताओ। मेरे पास एक सिलेंडर में लिक्विड है, इट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका रेडियस आर है, तो जो डिफरेंस इन लेवल क्रिएट होते हैं कितना होता है? h कितना था? h कितना था? आप बेसिक चीजें भूल जाओगे ना तो काम चलेगा नहीं, बिकॉज ये एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमेशा। देखो जरा ध्यान से, पहले मैं सिलेंडर वाला ही ड्राइव करता हूँ, फिर ये जल्दी समझ आएगा। हमने जो डेरिवेशन की थी tan थीटा इज इक्वल्स टू a by g 11th में, वो ऐसे की थी। जो भी चिराग बता रहा था कि एक इमेजिनरी सिलेंडर माना था हमने,
हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया था इमेजिनरी लिक्विड के अंदर, जिसकी लेंथ ली थी dx, इधर प्रेशर P1, इधर प्रेशर P2, ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस y प्लस dy। तो इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा? P1 इज y रो जी, P1 इज y रो जी एंड P2 इज y प्लस dy रो जी। तो डिफरेंस इन प्रेशर कितना आ गया? इन फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर होगी P2 माइनस P1 इंटू A, मतलब A रो G इंटू dy, दिस इज द फोर्स, A rho G into dy, and Newton's second law is force is mass into acceleration. Mass inside the cylinder is volume into density into A. So A and rho cancel हो जाएगा, and you get dy by dx. और इसी को हम स्लोप कहते थे, tan theta. Because डायग्राम से भी देखो तो ये dy है, ये dx है, तो दिस एंगल इज dy by dx. Tan theta is a by g. अब जब हमने सर्कुलर रोटेशन का केस किया था, तो एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रिपिटल है। यहां पे अगर ये डिस्टेंस x लिया मैंने, तो x ओमेगा स्क्वायर और g, तो वी से dy by dx और dy is, और जो हमारे पास डिफरेंस इन लेवल आया था इंटीग्रेट करके, दैट इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। याद है डेरिवेशन दोनों की थी हमने, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इज द डिफरेंस इन हाइट। एक तो ये प्रेशर के कंसेप्ट है, प्रेशर निकालना आपको मतलब किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा, हाइट के साथ प्रेशर कम होगा, फॉर्मूलाज लगाते जाओगे तो आंसर आते जाएंगे। जैसे अगर मैं दो लिक्विड्स भी दे दूंगा, डेंसिटी ρ1, तो अगर मैं यहाँ पे गॉज प्रेशर पूछूं तो गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा? फर्स्ट लिक्विड के कारण L1 रो जी, दूसरे के कारण L2 रो जी। अगर मेरे पास नॉन एक्सेलरेटिंग लिक्विड है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर, बट अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड लिक्विड है तो जो इक्वी प्रेशर प्लेन्स बनेंगे, मतलब वो प्लेन्स जहां पे प्रेशर सेम है, दे विल बी पैरेलल टू द सरफेस। इन सब पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा, वी कॉल देम इक्वी प्रेशर प्लेन्स। कि ये डिस्टेंस अगर d है तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम आएगा, पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। समझ में आया ये कंसेप्ट? अगर मेरे पास एक कंटेनर है, से बीकर है जिसके नीचे व्हील्स लगे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, angle which liquid surface makes with horizontal as it starts sliding down. Angle which liquid surface makes with horizontal as it starts sliding down. करो जरा ड्राइव। Angle of inclination theta friction नहीं है, हमने बताना है angle which liquid surface makes with horizontal as it starts sliding down. कर दो सॉल्व। Same concept, tan theta is equals to ax by ay.
अगर मैं फ्रिक्शन नहीं लेता और ये बीकर स्लाइड कर रहा है, हमें दिया बीकर इज स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग नहीं दिया, बीकर इज स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। स्लाइडिंग में एक्सेलरेशन क्या होगी? ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा विद ए, सूडो एक्सेलरेशन बैकवर्ड। इसके दो कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना बनेगा? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है? This is the angle which it makes with horizontal. Inclined plane पे acceleration का formula A is g sin theta. So g sin theta over g minus g sin square theta. So you get tan alpha is equals to जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वही एंगल ऑफ लिक्विड विद हॉरिजॉन्टल बनता है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इलेवेंथ का रजिस्टर एक बार ही देख लेना, हमने 11th में बहुत लेक्चर्स लगाए थे सारी चीज़ों पे, और लिक्विड्स की एमसीक्यूज की असाइनमेंट्स भी की हुई हैं, सो वो भी देख सकते हो। हमारे पास एक कंटेनर है जो एक्सेलरेट कर रहा है, फुली फिल्ड है। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी सी। ए पे प्रेशर कितना? गॉज प्रेशर लिख रहे हैं, एच रो जी। बी पे, पॉइंट बी पे प्रेशर, 0 सी पे, 0 सी पे 0 एल रो ए। इन्हीं पॉइंट पे निकालोगे तो एक्स रो ए प्लस प्लस वाई रो जी। देखो समझ आ रहा है सारे पॉइंट्स पे। यस तो क्लोज्ड कंटेनर पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। से ये एच ए एल हाफ फिल्ड है। हमने याद है क्वेश्चन किया था, what should be the acceleration of this container so that if hole is made at A, no liquid comes out of it? लिक्विड इस केस में बाहर नहीं आएगा, अगर मैं एक्सेलरेट करूंगा तो ये ऐसी शेप ले ले ताकि इसके ऊपर लिक्विड ही ना बचे।
अगर इसने ऐसी शेप ले ली तो tan थीटा कितना? अगर इसने ये शेप ली तो tan थीटा इज h/l. tan theta is h/l. मतलब a/g is equals to h/l. So acceleration should be gh/l. कि अगर इतनी एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे होल्ड कर भी दोगे तो भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा. सो क्लोज्ड कंटेनर में आपको डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? When a body is partially or wholly immersed in a liquid, it will lose a part of its weight, and the loss of weight is always equal to the weight of liquid displaced. कि अगर बॉडी का वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है, तो वेट ऑफ द लिक्विड इज v रो g, और अपथ्रस्ट होगी वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g. फ्लोटेशन का प्रिंसिपल जब भी लगेगा तो वी विल बैलेंस द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस. और जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वेट इन लिक्विड का, वैक्यूम की जगह हम एयर ही लिख देते हैं सीधा. वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट सेम वेट होता है माइनस अपथ्रस्ट. So that means weight in liquid is V1 is the volume immersed. Fully immersed V rho minus sigma into G. तीन केस किए थे. If rho is greater than sigma, दो बॉडी की डेंसिटी सिग्मा लिक्विड की, बॉडी विल सिंक और एक्सेलरेशन हो जाएगी नेट फोर्स अपॉन मास. So acceleration in which body falls inside a liquid, 1 minus sigma by rho into G. Body floats fully immersed. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी. और जो इफेक्टिव वेट होगा बॉडी का दैट विल बी 0. Sigma greater than rho, body floats partially immersed. V1 is volume inside liquid and V rho G is equals to body floats partially immersed.
इस केस में भी थर्ड में भी इफेक्टिव वेट 0। सो जब भी फ्लोटेशन सर का प्रिंसिपल आएगा, हाँ जी सर सेकंड केस में इक्विलिब्रियम हर डायरेक्शन में न्यूट्रल होगा। हाँ, बाहर नहीं निकालना बस, मतलब लिक्विड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे तो 0 आएगा, बाहर निकालोगे तो फिर अंदर जाएगा। ओके सर। इसका एक फ्लोटेशन का न्यूमेरिकल करके देखो। A closed cubical box, a closed cubical box of negligible mass, a closed cubical box of negligible mass has number of spherical balls neatly arranged inside it as shown in figure. When placed in water, the box floats with 80% of its volume. Box floats with 80% of its volume immersed. Find specific gravity of the material of the balls. Find specific gravity of the material of the balls. Find specific gravity of the material of the balls. हमारे को ऐसे दिया है, cubical box के अंदर spherical balls neatly arranged. ऐसे इसके अंदर सारी बॉल्स अरेंज्ड है पूरे में। तो हमने बताना है अगर ये क्यूबिकल बॉक्स है और 80% इमर्स्ड फ्लोट करता है तो व्हाट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉल्स। नेग्लेक्ट थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द बॉक्स, मतलब मास वास बॉक्स का नहीं लेना हमने, बॉल्स का ही लेना बस। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल्स, ऐसे पूरा बॉक्स फिल्ड है बॉल्स के साथ। कैसे करें? तब इसको एक साइज की बनानी पड़ेगी, सेम इसके अंदर फिल्ड है। हाउ विल यू सॉल्व इट? कंसेप्ट क्या लगेगा? एनी आइडिया? अच्छा, इस पे अपथ्रस्ट कितनी लगेगी बॉक्स पे? अपथ्रस्ट बी सिग्मा जी थोड़ी लगेगी, 80% इमर्स्ड है, पूरा थोड़ी इमर्स्ड है। सो 80% पे लगेगी ना अपथ्रस्ट तो।
अगर बॉक्स का वॉल्यूम v है तो अपथ्रस्ट विल बी 8v/10 into density of water into g. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ सर रही? आवाज नहीं आ रही। मेरे एंड से तो ठीक चल रहा है, मेरे ख्याल से बाकी किसी को भी नहीं आ रही आवाज। सर अब आ रही है। सर अब आ रही है। वो तेरा नेट स्लो हो जाता होगा बीच में, बिकॉज मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया क्लास ने जब से शुरू हुई है। मेरे को बताओ इसमें किसके साथ इक्वेट करूं, वेट कितना लेना है, नंबर ऑफ बॉल्स दिए हैं। अच्छा ऐसे सोचो, मेरे पास एक एक डिब्बा है बस, और इसके अंदर एक ही बॉल है। जब यहां तक से क्यूबिकल बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉल है। बॉल ने पूरा वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई नहीं किया। अगर ये क्यूबिकल बॉक्स है और इसमें बॉल टाइटली फिक्स्ड है तो क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना है? 8r³ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना है? 4/3r³। तो सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चन में होता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बॉल। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बॉल्स, बिकॉज हर बॉल के साइड पे जगह खाली है। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन बॉल divided by volume occupied in a cubical shape by a ball. So this is 4 pi r³ upon 24 r³. So you get pi by 6. This is the fraction of volume occupied. Pi by 6 will be roughly 3.14 by 6. मतलब अगर बॉक्स का वॉल्यूम v है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बॉल्स is 0.52 v. For flotation, वेट हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉल्स इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल से रो, upthrust is 8/10v into density of water into g. v कैंसिल, g कैंसिल, हमें रो बाय सिग्मा ही बताना था कितना है। This will be answer. Specific gravity is density of body over density of water. So units यहाँ values put करने की जरूरत नहीं है। So 10 divided by 0.5, sorry 8 divided by 0.52 वैल्यू आ जाएगी ये 1.54। समझ में आया कैसे किया कि हमें पहले मास ऑफ बॉल्स निकालना पड़ेगा। मास ऑफ बॉल्स के लिए बॉक्स का वॉल्यूम पता है, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बॉल्स और फिर सॉल्व होगा।
नेक्स्ट लिखो। A sealed balloon filled with air. A sealed balloon filled with air floats in water with 1/3 of its volume submerged. With 1/3 of its volume submerged. अगर से फर्स्ट लाइन को देखें तो मतलब वेट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट ड्यू टू 1/3 of the volume. It was found that if it is pushed inside water at a depth h, if it is pushed inside water at a depth h, it remains in equilibrium, neither sinking nor rising. Find h. Given that height of water barometer is 10 meter and temperature is constant throughout. क्वेश्चन समझ आया? हमारे को दिया एक सील्ड बलून है, फ्लोट कर रहा है with volume 1/3 immersed in water. फिर हमें कहा कि हम इसको डेप्थ h पे ले गए, तो इक्विलिब्रियम में ना ये सिंक किया ना ये ऊपर ही आया. हमने h की वैल्यू बतानी है. h की वैल्यू
बोलो। ओरल हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं मैथमेटिकली कर दूंगा पर ये ओरल ही हो जाना। आया आंसर? इजी क्वेश्चन में अटक गया आप तो। हमें दिया है फर्स्ट केस में इट्स फ्लोट्स 1/3 सबमर्ज्ड। अगर सिर्फ 1/3 सबमर्ज्ड है तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? सिग्मा लेनी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो सिग्मा ले लो। हमें दिया, इसको फुली इमर्स्ड कर दिया, ये अब भी इक्विलिब्रियम में ही है। फुली इमर्स्ड कर दिया, इक्विलिब्रियम में है, ना तो इसका वेट बदला है। इक्विलिब्रियम तभी होगा अगर अब थ्रस्ट v/3 सिग्मा जी के इक्वल होगी। ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे पानी के अंदर लेके जाओगे प्रेशर के कारण वो बलून श्रिंक हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था तो बलून श्रिंक होना शुरू हो गया। जब हम उसको हाइट h पे ले गए, डेप्थ h पे, तो उसका वॉल्यूम v/3 रह गया। तो वॉल्यूम इमर्स्ड यहाँ भी v/3 है, यहाँ भी v/3 है। यहाँ v/3 इमर्स्ड पार्ट था, या टोटल वॉल्यूम ही v/3 हो जाएगा, तब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। हमें क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहां पे प्रेशर है P0, वॉल्यूम है v/3। P0 हमें दिया है 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, जरूरत नहीं है उसकी, 10 मीटर ले लो बस, कि जितना 10 मीटर का वाटर कॉलम का प्रेशर है वही यहाँ पे प्रेशर है। जब वॉल्यूम 1/3 हो गया तो प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ेगा, तभी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहेगा। यहाँ प्रेशर था 10 मीटर ऑफ Hg, तो यहाँ पे 30 मीटर ऑफ 10 मीटर ऑफ वाटर, तो यहाँ 30 मीटर ऑफ वाटर। तो 30 मीटर ऑफ वाटर कब बनेगा? जब ये 20 मीटर होगा। आ रहा है कंसेप्ट समझ? जब हम उसको इमर्स करते हैं, हमें क्या है, इमर्शन के बाद भी वो इक्विलिब्रियम में है।
और इक्विलिब्रियम में तब आता है जब वेट v/3 रो जी के v/3 सिग्मा जी के इक्वल होता है। पूरा इमर्स्ड करने के बाद भी अब थ्रस्ट v/3 सिग्मा जी होगी अगर वॉल्यूम श्रिंक हो गया v/3 हो गया, तो वॉल्यूम 3 टाइम्स कम हो गया, प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ गया। पहले था 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, अब 30 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो 30 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज प्रेशर, तो गॉज प्रेशर इज 20 मीटर बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करना था। आया समझ के? नहीं आया? लिख लो ये कंसेप्ट। As balloon is immersed in water, as balloon is immersed in water due to external pressure, due to external pressure it begins to shrink. Due to external pressure it begins to sink and equilibrium is achieved when volume of immersed part, and equilibrium is achieved if volume of immersed part is v/3 as total volume decreases 3 times and temperature is constant. As total volume decreases 3 times and temperature is constant, pressure will increase 3 times. Pressure on the surface is 10 meter of water column. Pressure on the surface is 10 meter of water column. Therefore, pressure at depth is 30 meter of water column. Thus, length of water column is 20 meter. Thus, length of water column is 20 meter. Next, right. Two identical water-filled containers are placed on spring balance. Two identical containers, water-filled containers, are placed on spring balance. Two balls of same volume, one solid and one hollow, are placed on the water surface. The solid ball sinks and the hollow ball floats. If they are again arranged as shown in figure, which balance will show higher reading? If they are again placed as shown in figure, which balance will show higher reading? हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है,
आपको ऐसे डायग्राम दिया है इसके साथ। ये स्प्रिंग बैलेंस है, हमें दिया है ये सॉलिड है, ये हॉलो है। स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग किसकी ज्यादा होगी, कौन से स्प्रिंग बैलेंस की? हमें दिया था सॉलिड बॉल को लिक्विड में डालते हैं, पहले तो सिंक कर जाती है, हॉलो बॉल फ्लोट करती है। दोनों में से रीडिंग किस बैलेंस की ज्यादा? वॉल्यूम दोनों बॉल्स का सेम है, सिर्फ एक सॉलिड है एक हॉलो है। सो कौन से बैलेंस की रीडिंग ज्यादा और क्यों? या दोनों की सेम भी है तो क्यों? क्या आंसर आएगा, सोच के बताओ। मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल, लेस ऑफ अ न्यूमेरिकल। दोनों में से कौन से बैलेंस की रीडिंग ज्यादा होगी और क्यों होगी? पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर दो, फिर एक और पार्ट पूछता हूँ। सर सेम होगी टोटल। क्यों? सर सेम, चलो सेम नहीं होगी, अब क्योंकि बताओ। आपका सेम है तो वो मैंने बोला सेम नहीं होगी, अब बताओ। वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैंने सेम वाली ऑप्शन हटा दी तो फिर आंसर क्या है? थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो समझ आएगा, ऐसे देख देख के समझ नहीं आएगा कि आप उस फोटो को देख के जाओगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। और पहले जो कंडीशन दिया है उसका यूज करना है
कि सॉलिड बॉल सिंक करती है और हॉलो बॉल फ्लोट करती है? सॉलिड बॉल सिंक करती है, जो हमें पहले कंडीशन दी थी। इसका मतलब वेट ऑफ सॉलिड बॉल इज मोर देन द मैक्सिमम अप थ्रस्ट व्हिच कैन एक्ट। ये फ्लोट करती है, हमें नहीं दिया पार्शियली फुली, बट अगर ये फ्लोट कर रही है तो वेट और अप थ्रस्ट इक्वल है इसके। फर्स्ट केस में वेट अप थ्रस्ट से ज्यादा है, सेकंड केस में वेट और अप थ्रस्ट इक्वल है। क्या कर रहे हो यार? बिकॉज मैंने तो भी सेकेंड पार्ट भी पूछना था, इसमें से कौन सी स्ट्रिंग कट करूं? फर्स्ट की स्ट्रिंग कट करूं तो बैलेंस की रीडिंग चेंज नहीं करेगी, या सेकेंड की स्ट्रिंग कट करूं तो बैलेंस की रीडिंग चेंज नहीं करेगी? तो फर्स्ट में कट करना तो चेंज नहीं करेगी। सेकेंड में। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा डेटा देता हूँ, फिर देखते हैं आप आंसर निकाल पाते हो कि नहीं। मास ऑफ लिक्विड इन कंटेनर है 5 kg। सॉलिड बॉडी का मास है 5 kg। हॉलो बॉडी का मास है 2 kg। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालो और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालो। मेरे को एक क्वेश्चन फिर और देना पड़ेगा आपको। एक तो ये हो गया, एक सिमिलर क्वेश्चन और देना अगेन विद ऑल डाटा। वो शायद +1 में करवाया भी था। हमारे पास एक ऐसे स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस 1। ये कंटेनर, स्प्रिंग बैलेंस 2। हमें डेटा दिया है, weight of beaker is 1 kg, weight of liquid is 1.5 kg,
SP2 की रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस 2 की 2.5 kgf, स्प्रिंग बैलेंस 1 की रीडिंग है 7.5 kgf, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हमें बताना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है। और दूसरा व्हेन A is taken out, say block A, when A is taken out, फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग और सेकंड स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हमें डाटा दिया। सो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए करने के लिए। ध्यान से आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना एंड रीडिंग्स। पहले ये थर्ड वाला कर लेना क्वेश्चन है क्योंकि 11th में किया हुआ आपने। 11th में जो लिक्विड्स की असाइनमेंट की थी उसी का क्वेश्चन लिखाया मैंने। नेक्स्ट इज एक ऐसे मैकेनिक्स और लिक्विड्स का मिक्स्ड सा क्वेश्चन। थ्री मीटर तक लिक्विड फिल्ड है इसमें। हमने बताना है कि what should be the weight hanging from this point so that 5 meter length is inside water। 3 मीटर तक फिल्ड है, टोटल लेंथ 6 मीटर है, 12 kg इसका मास है। हमने बताना है यहाँ से कितना वेट हैंग करे ताकि 5 मीटर पानी के अंदर हो, और हिंज फोर्स कितनी है, यहाँ से हिंज्ड है। ऑल्सो फाइंड द हिंज फोर्स। कंसेप्ट बता दो मैथ से, सिर्फ कंसेप्ट क्या लगेगा ये बता दो। बिकॉज इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0। फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, फोर्सेस कौन कौन सी लगेगी? वेट एक्ट करेगी एक तो सेंटर पे 3 मीटर पे, अब थ्रस्ट लगेगी 2.5 मीटर पे। हिंज फोर्स नहीं पता तो किस डायरेक्शन में लेनी है? जब नहीं पता तो दोनों डायरेक्शन में लेनी है, एफ एक्स एफ वाई, बिकॉज कभी भी नहीं पता होता किस डायरेक्शन में है। एफ एक्स एफ वाई, इसको W1 कर लो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0,
नेट फोर्स 0 तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 करें? अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 करें? हिंज पॉइंट। कंसेप्ट क्या होता था? तो नेट फोर्स 0 टॉर्क भी नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो इट विल कम आउट टू बी सेम। हमने किया था when body is in translational equilibrium torque can be calculated about any point, but if body is not in equilibrium then torque is calculated either about center of mass or about the hinge point about which the body is rotating. तो इसमें hinged है बट नेट फोर्स भी 0 है, तो टॉर्क अब किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो वो सेम ही आएगी। अब पहले सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है Fx। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रही है तो 0 होगी तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो Fx शुड बी 0, सिर्फ Fy बचा u w एंड दिस। अगर इस एंगल को मैं अल्फा लेता हूं तो टॉर्क ड्यू टू अपथ्रस्ट कितनी हो जाएगी? अपथ्रस्ट इनटू 2.5 cos अल्फा w इंटू 3 cos अल्फा प्लस w1 इंटू 6 cos अल्फा। ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करके अल्फा तो क्या cos अल्फा तो कैंसिल हो गया पूरी इक्वेशन में। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ w1 इन दोनों इक्वेशन से, बिकॉज हमें मास दिया है 12 kg तो हमें वेट तो पता ही है, एक वैल्यू तो पता ही है w की, और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, w1 और u दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। सो बेसिकली कंसेप्ट सिर्फ ये है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स पहले 0 कर देंगे तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल कम आउट टू बी 0 ओनली। अगर इसमें w1 ना लगा होता फिर आपको थीटा निकालना आ सकता था कि अगर हमने वेट हैंग नहीं किया तो फाइंड द एंगल थीटा वेयर इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो थीटा कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? मेरे को थीटा की वैल्यू बता सकते हो? अगर मैंने w1 हैंग नहीं किया फॉर इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी, एक वैल्यू तो हमेशा 0 ही होगी, बिकॉज अगर ये रॉड वर्टिकल है तो वो इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है पर इक्विलिब्रियम है व्हेन थीटा इज 0। और दूसरा थीटा आपको निकालना पड़ेगा, because when rod is placed in water hinged in water vertical position is always equilibrium position, because फिर ना तो वेट के कारण टॉर्क लग सकती है ना अपथ्रस्ट के कारण टॉर्क लग सकती है, बिकॉज वेट एंड अपथ्रस्ट बोथ पासेस थ्रू द हिंज पॉइंट। तो एक तो थीटा 0 इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा थीटा आप निकाल सकते हो बाय रिमूविंग द टॉर्क ड्यू टू w1। सो वहां से थीटा की वैल्यू आएगी फिर, कि पहले हम u को निकाल लेंगे फिर वहां से थीटा निकाल लेंगे। सो ये वाला पार्ट पढ़ के देखो पहले, इसके थोड़े से क्वेश्चन सेंड करता हूँ मैं अभी शाम तक। एंड असाइनमेंट नॉन मेडिकल वालों को सेंड कर दी थी, मेडिकल वालों को भी सेंड कर दूंगा, बट अभी चाहे शुरू ना करना बिकॉज असाइनमेंट में मिक्स क्वेश्चन होंगे। अभी हमने सिर्फ एक पार्ट को टच किया है विच इज प्रेशर एंड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन लिक्विड। सेकेंड पार्ट अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें ट्रिकी होते हैं, कंसेप्चुअल टाइप ज्यादा होते हैं, सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन करेंगे या सरफेस टेंशन का कंसेप्ट करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम रिलेटिवली इजी है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स निकाल दो या प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एंड से लिक्विड अगर बाहर निकलता है तो फोर्स कितनी लगाता है कंटेनर पे? इफ लिक्विड कम्स आउट ऑफ एन ऑरिफाइस द फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन द कंटेनर इज, फॉर्मूला क्या था? AV स्क्वायर हो। तो उसमें वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे बर्नौलीज थ्योरम में, वो ज्यादा टफ नहीं है। सो सरफेस टेंशन और बर्नौलीज करेंगे एंड उसके बाद असाइनमेंट शुरू करना है, चाहे कल की क्लास लगा के। तो कल मॉर्निंग कल तो सुबह क्लास है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है उस टाइम में? हमेशा जो होती संडे को 6:45 ठीक है सबको टाइम वो? बिकॉज कल तो शायद से फिजिक्स की क्लास ही होती है आपकी, बाकी शायद शाम को ही होती है। सो 6:45 टू 8:15 या 8:30 या 7 to 8:30 करना है, 7 to 8:30 भी कर सकते हैं, बस सुबह क्लास। सर 7 to 8:30 कर दो। 7 to 8:30 कर दो, 15 मिनट से, मतलब किसी की ट्यूशन नहीं है तो मैं लेट रख सकता हूँ, मेरे को संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सुबह जल्दी उठाने में, मेरे को शौक भी नहीं है कोई जल्दी उठाने का आपको। आपकी ट्यूशन देखो 10:30 बजे है मैथ्स। 10:30 बजे है, यस। और किसी की ट्यूशन सर फिर और 10:30? लेट कर दो।
10:30 से पहले किसी की ट्यूशन नहीं है, तो 8 से 9:30 कर लो। अब 8 से लेट मत करना, 8 to 9:30, बट 8 से लेट नहीं, 8 से 9:30। और इसके कंसेप्ट पढ़ के देखो, 11th का रजिस्टर उठा के पढ़ लो, दैट वुड बी बेटर।